तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक और शानदार जानदार जिंदाबाद क्लास में। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं और समास। ठीक, तो जो भी नए बच्चे हैं बहुत बहुत आपका स्वागत है और पुराने बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना शानदार क्लास। सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक है, तो सबसे पहले बहुआ ये समझिए कि वाक्य कहते किसको है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य कहते किसको है, कोई मोहल्ले के चचा पूछ ले कि बहुआ ये बताओ कि वाक्य कहते किसको है, तो आप कहिएगा वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य क्या होता है जानेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे सर। तो इसका बड़ा सिंपल सा नन्हा सा मुन्ना सा एकदम हसीन सा छोटा सा खूबसूरत सा डिफिनीशन है कि शब्दों के, माफ कीजिएगा, हाँ, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने ये तो लिख दिया कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन ये शब्दों का सार्थक समूह होता क्या है, ये है क्या? अब समझिए ध्यान से, आराम से। शब्दों का मतलब तो आप समझ रहे हैं, वर्ड, जैसे हम लिखे मोहन, कैमरा, बाबू, सोना, कैमरा, एसी, ट्रक, कुछ भी, सब क्या है, अपने आप में एक शब्द है। विद्यालय एक शब्द है। और जब इन शब्दों का एक समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, और वो सार्थक होगा, सार्थक का मतलब होता है कि उसका कुछ वजूद होगा, कुछ उसका वैल्यू होगा, तब जाके मतलब उसका कुछ अर्थ निकलेगा, तब जाके है उसको हम वाक्य का दर्जा देंगे। ठीक है, सारे शब्दों का समूह जो है वाक्य नहीं हो सकता है। अगर हम एक शब्द ले एसी, है जी सर, एक शब्द ले कूलर, ट्रैक्टर और जनरेटर, चार शब्द हो गया और इसको मिलाकर एक वाक्य बना रहे हैं, एसी, कूलर, ट्रक, जनरेटर। कुछ इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये शब्दों का जो समूह था सार्थक नहीं था। ठीक, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा था, तो ये क्या है, वाक्य नहीं है। और यहीं पे हम मान लीजिए एक शब्द ले रमेश, जी सर, दूसरा शब्द ले विद्यालय, जी गुरु जी, ठीक है, और इसमें क्रिया जोड़ दे जाता है। क्रिया मतलब जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले, जैसे जाता है, जाने का काम। तो रमेश विद्यालय जाता है। अब अगर इसका मतलब आपसे पूछे तो आप बोलिएगा कि हाँ सर, इसका मतलब क्या होगा कि अपना जो रमेशवा है वो कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इसका कुछ अर्थ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब वाक्य के भी बहुत भेद होते हैं। भेद का मतलब है तरह तरह से, जैसे अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है। तो मेन जो है दो चीज पढ़ना है, लेकिन उसमें भी पूरा डिटेलिंग में आपको पढ़ना है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, पूरा पढ़ाएंगे। मेन समझिए कि ये दृष्टि से होता क्या है। आप कहेंगे सर ये दृष्टि का मतलब क्या है सर, वो है क्या? नहीं, वो नहीं है। ठीक है, जैसी उस पे ध्यान जाता है सब लोग खुश हो जाता है, लड़का लोग खुश हो जाता है। ठीक, तो खुश नहीं होना है। दृष्टि का मतलब हो गया कि नजरिया। जैसे हम कहें रचना की दृष्टि से, यानी कि किस तरीके से हम अपने वाक्य को बनाते हैं। जी गुरु जी, अर्थ की दृष्टि से मतलब ये हो गया कि वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, जैसे हम ये वाक्य पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक, उसका कितना भेद है वही आपको पढ़ाने वाले हैं, तो इतना ज्यादा घबराइएगा नहीं, समझे। चलिए, अब एक चीज समझिए कि कोई भी वाक्य का दो चीज होता है, या तो वाक्य सार्थक होगा या तो निरर्थक होगा। ठीक, सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है, जैसे रमेश विद्यालय जाता है, तो ये एक सार्थक वाक्य है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, सार्थक निकल रहा है। ठीक है, अच्छा अर्थ निकल रहा है, पता चल रहा है। एसी, कूलर, फ्रिज, जनरेटर, टीवी, अब फलाने जी की बीवी, कुछ मतलब पता चल रहा नहीं, तो निरर्थक वाक्य हो गया। समझे जी सर। तो अभी तक का निचोड़ यही है कि आपसे अगर कोई पूछे कि वाक्य क्या किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है, तो आप यह बता सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब अर्थ की दृष्टि में हम लोगों को पहला क्या पढ़ना है, समझिए ध्यान से। अर्थ की दृष्टि में हम लोगों को पहला पढ़ना है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या पढ़ना है? प्रश्नवाचक वाक्य। आराम आराम से आपको पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप कहेंगे गुरुजी ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद मतलब क्या हुआ, इसमें हम आपको बताएंगे। ये जैसे आगे अभी दो तीन पढ़ाएंगे ना, तब जाके इसका असली मायने आपको पता चलेगा।
जैसे हम कहें कि प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहेंगे, तो इसका भी बड़ा खूबसूरत सा नन्हा सा मुन्ना सा हसीन सा छोटा सा इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, बोध मतलब हुआ कि पता चले कि कोई प्रश्न हो रहा है। जैसे अगर आपसे ही हम लिखते हैं कि क्या या क्या, जैसे अगर लिखे राहुल क्या करते हो, राहुल क्या करते हो, ये हमने लिखा। एक एग्जाम्पल हम सिंपल आपको दिए कि आपको समझ में आ जाए, राहुल क्या करते हो। अगर आपसे पूछे कि यह कौन सा वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलिएगा सर ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे? क्योंकि इसमें कोई प्रश्न होने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। कैसे? तो राहुल क्या करते हो। ठीक, हम पूछे तुम सभी क्या कर रहे हो, तुम सब कब जाओगे, तुम सभी कितने बच्चे हो, आप सभी क्या का काम करते हो, आप सभी क्या खा कर आए हो। तो जितने भी ऐसे वाक्य है जिसमें आपको लगे कि कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है, तो सारे वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य पकड़ने का दो ही नियम है, एक तो आपको पढ़कर पता चल जाएगा, और दूसरा ये कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, ये क्वेश्चन मार्क, और यहां पर जो आप लोग कहते हैं ना प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह, जैसे क्या, कब, कितने, किसे, कैसे, ठीक है, ये सब लगा रहता है। तो जितने भी वाक्य हो गए उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब टॉपिक पे समझिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो यही वाक्य का भेद जानेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ का मतलब हो गया कि उस वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे आप देखिएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा हमारा आता है निषेधवाचक। बुक में इधर उधर लिखा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो राइटर पे डिपेंड करता है। हम लोग आराम से अपना सीरियल से पढ़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। निषेधवाचक किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में न का बोध हो या क्रिया के न होने या मना करने न होने का बोध हो उसे उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, निषेधवाचक में हमने क्या लिखा? हमने यहां पर बुआ लिखा कि जिस भी वाक्य में आप पढ़िएगा और आपको लगे कोई निगेटिव चीज है, ठीक है, कुछ नहीं का पता चल रहा है या क्रिया नहीं हो रहा है, क्रिया का मतलब हुआ आपके क्लास क्रिया नहीं, क्रिया का मतलब हुआ काम के नहीं होने का पता चल रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप ही के घर परिवार से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने लिखा कि राहुल बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब ध्यान से समझिए, राहुल बाजार नहीं जाता है। क्या होता है? राहुल बाजार नहीं जाता है। अगर हम आपसे कहें कि इसमें क्या पता चल रहा है, निगेटिविटी का पता चल रहा है, यस सर पता चल रहा है। क्या? तो नहीं लगा हुआ है, यानी राहुल बाजार नहीं जाता है। और दूसरा परिभाषा में हमने आपको लिखाया कि क्रिया के न होने का बोध हो। क्रिया के न होने का बोध हो का मतलब क्या हो गया कि आपको लगेगा कि इस वाक्य को पढ़ने के बाद कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर क्या है कि आप देखेंगे कि क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, लेकिन न लगा दिया, इसका मतलब राहुल अब बाजार नहीं जाएगा। तो जितने भी ऐसे वाक्य है जिसमें कोई चीज को करने से मना किया जाए, जैसे तुम उधर मत जाओ, ठीक, वो भी निषेधवाचक में आ गया।
ठीक है, न का बोध हो। तो ये नहीं है कि हर वाक्य में आपको न या नहीं लिख के देगा। जैसे अगर कोई कह दे कि तुम उधर से मत आओ, ये भी क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। ये भी क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। अब तीसरा जो आपको पढ़ना है उसका नाम है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में हर्ष, हर्ष का मतलब आपका दोस्त नहीं, हर्ष का मतलब खुशी, उल्लास, हैप्पीनेस, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो, घृणा, घृणा, हर्ष, शोक तथा घृणा इत्यादि का बोध हो, हर्ष, शोक और घृणा इत्यादि और लगा लीजिएगा बीच में, और इत्यादि का बोध हो, इत्यादि का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। उसे विस्मयादि बोधक, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आराम आराम से सीखिए। हमने आपको क्या बताया कि ऐसा जितना भी वाक्य आज से आप पढ़िएगा, सेंटेंस पढ़िएगा, जिसमें आपको लगे कि कोई हर्ष की बात की जा रही है, हर्ष आपके क्लास का दोस्त नहीं, हर्ष का मतलब हो गया खुशी, हैप्पीनेस की बात की जा रही है, या कोई शोक सभा मन रहा है, मतलब शोक मन रहा है, या कोई घृणा है, ठीक है, तो जितने भी वो सब क्या है, विस्मयादि बोधक में आएंगे। अब विस्मयादि बोधक वाक्य का आपको सबसे पहले चिन्ह बताते हैं। जैसे आपने देखा कि जो प्रश्नवाचक वाक्य था तो लास्ट में इस तरीके से प्रश्न का चिन्ह लग रहा था, ये पूर्ण विराम हो गया, ये अर्ध विराम हो गया। तो उसी तरह विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या है, तो इस प्रकार से चिन्ह है, इस तरीके से लगता है। तो जिस भी वाक्य में इस तरीके से लगा हो तो देखकर ही पता चल जाता है कि वो क्या है, विस्मयादि बोधक है। क्या है, विस्मयादि बोधक है। जैसे आप देखते थे बचपन में, आप खूब एक एग्जाम्पल पढ़ते थे, जब आप मैनी पोको पैंट पहन के स्कूल जाते थे, मैनी पोको पैंट अच्छी नी लाए, मैनी पोको पैंट, ठीक, पैम्पर मम्मा, ठीक, वो वाला न्यूज, वो वाला प्रचार के जब आप बच्चे थे, थोला थोला छोटे छोटे, तो आप एक एग्जाम्पल पढ़ते थे कि एक सेठ रहता था और उसका अलमारी खाली रहता था और लिखा रहता था, हाय मैं लूट गया, ठीक है, लूट पिट गया, लूट पिट गया, चंगा भला सी मैं लूट पिट गया, ठीक है, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया। तो इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि खुशी हो रहा है। किसको, आपको खुशी हुआ, जी सर। जिसको, जिसका लूट गया उसको क्या हो रहा है, शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाक्य लिख देते हैं, हाय मैं लूट गया। इस टाइप से जैसे अरे, अहो, हा हा, हुर्रे, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक में आते हैं। ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक में आते हैं। तो विस्मयादि बोधक का मतलब ये हो गया कि जिस भी वाक्य में आपको लगे कि कोई हर्ष यानी खुशी की बात कहा जा रहा है, जैसे अरे मैं पास हो गया, तो वो क्या है, विस्मयादि बोधक है। क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। उसके बाद अगला जो आता है उसका नाम है इच्छावाचक वाक्य, ठीक है, इच्छाधारी नागिन है, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। अब समझिए बहुआरी इसको ध्यान से। इच्छावाचक का मतलब क्या हो गया, इच्छावाचक का मतलब हो गया कि जिस वाक्य से, जिस वाक्य के माध्यम से, जिस वाक्य के माध्यम से कोई इच्छा का बोध होता हो, 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 उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये आपका हो गया। अब आराम आराम से समझिए, ध्यान से समझिए।
आप देखिएगा दुनिया का कोई भी वाक्य पढ़िएगा, कोई भी सेंटेंस पढ़िएगा, और उससे आपको लगेगा कि किसी का कोई इच्छा प्रकट हो रहा है, ठीक है, कोई इच्छा जागृत हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। अब जैसे देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हम लिखते हैं, भगवान करे राहुल की शादी जल्दी हो। राहुल की शादी जल्दी हो, ताकि हम उसमें बैंड लेके पहुंच जाए, ठीक, और राहुल का शादी करवा दें। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, भगवान करे राहुल की शादी जल्दी हो। राहुल खुश हो गया, ठीक है, राहुल सोच रहा है कम से कम कोई तो शादी हमारा करवा रहा है, ठीक है, कम से कम सरे तो किसी का हस्बैंड घोषित कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिए ध्यान से, इसको मजाक में मत लीजिए। हमने लिखा भगवान करे राहुल की शादी जल्दी हो, तो आपने क्या देखा, इसमें हम एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये होगा नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन एक इच्छा तो है, तो ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। तो जितने भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपको लगे कि कोई इच्छा प्रकट किया जा रहा है, वो क्या हो जाता है? इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहे कि भगवान करे सभी बच्चे 10वीं कक्षा के परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो, तो एक हमने इच्छा प्रकट की, तो ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। चलिए, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, चलिए रिकॉर्डिंग में भी देखना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम जहां से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारा खुद का अपना जो है हम सेटअप लगाए हुए हैं, ठीक है, सीतामढ़ी बिहार से। तो रिकॉर्डिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, किन्हीं किन्हीं टीचर के साथ स्टूडियो में तो सामने बैठे रहते हैं लौंडे लोग, मतलब कि बंदे लोग बैठे रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं कि हो रहा है कि नहीं, आवाज जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम ही को देखना पड़ता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 2 घंटा का रिकॉर्डिंग हो गया, पता चला अब आज ही उसमें गायब है, कैमरा के बैटरी डाउन है, तो पते नहीं चल रहा उधर कैमरा लगा हुआ है कि इधर है कि नहीं। तो उधर हम एक मोबाइल मिररिंग करके यहाँ रखे हुए हैं, तो उससे हमको ध्यान में आ जाता है कि हाँ चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही देखना पड़ता है, क्योंकि एक बार में कैमरा का बैटरी 30 मिनट ही चलता है। तो अभी जो है कितना मिनट हो गया है, मिनट तो दिखाई नहीं रहा, 17-18 मिनट हो गया है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, फिर 30 मिनट हो जाएगा तो बैटरी बदल देंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला है, वह है संदेहवाचक वाक्य। अब नाम से ही आपको क्लियर है बुआ रे कि संदेह का पता चले। संदेहवाचक वाक्य, ठीक, संदेहवाचक वाक्य। अब जैसे देखिए, हमने यहां पर क्या कहा कि जिस वाक्य में कोई शक हो, शक मतलब किसी चीज का शक, या संभावना की बात की जाए, संभावना की बात की जाए, संभावना का बोध हो, संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। हमने क्या लिखा, ध्यान से समझिएगा। हमने बुआ रे लिखा कि ऐसा जो भी वाक्य जिसमें लगे कि कोई शक हो, कोई शक की बात की जा रही है, कोई आपको प्रोबेबिलिटी लगे या कोई संभावना लगे, तो ऐसा जितना भी वाक्य है वो सब क्या कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, आराम आराम से समझिएगा। जैसे बुआ रे हमने कहा कि शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। अब इस वाक्य में आपने क्या देखा कि आगे शायद लग गया, ठीक। अगर मान लीजिए ये शायद को हम हटा दें, ये आपका हट गया, तो आज वर्षा होगी, तो ये कंफर्म है कि आज वर्षा होगा ही होगा, कंफर्म है 100%। लेकिन जब इसके आगे हमने शायद लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये शक या संभावना में चला गया कि हो भी सकता है वर्षा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है वर्षा या नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये मैं कह रही हूं गारंटी से, कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पर एक शक भी है या संभावना, जो भी आप कहिए, तो ये क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य हो गया।
तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, 4 को हम लोगों ने पढ़े हैं। एक बार रिवीजन मार लेते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब हो गया कि जिसमें क्या हो, कोई प्रश्न का बोध हो रहा हो। विस्मयादि मतलब क्या हो गया कि आपको कोई शक घृणा, शक नहीं माफ कीजिएगा, शोक घृणा हर्ष की खुशी ये सब मिल रही हो। इच्छावाचक में हो गया इच्छा प्रकट कर रहे हो। संदेहवाचक में हो गया कि संदेह आप प्रकट कर रहे हो। इच्छावाचक में क्या हो गया कि आप कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, या शुभकामना किसी को दे रहे हैं। ठीक, तो जिस वाक्य के माध्यम से कोई इच्छा या शुभकामना, ये भी ऐड कीजिए, ये भी इसमें आता है शुभकामना। आप किसी को कोई शुभकामना दे रहे हैं, जैसे बधाई हो तुम्हारा परीक्षा अच्छा जाए, तो ये एक हम शुभकामना दे रहे हैं, वो सब जो है इच्छावाचक वाक्य में आता है, क्योंकि हमारा इच्छा है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अब जो है अगला हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है संकेतवाचक वाक्य। क्या नाम है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, क्या नाम है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जिस वाक्य में एक क्रिया, आपके क्लास क्रिया नहीं, क्रिया का मतलब हो गया जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले, जिस शब्द से किसी के काम के होने का पता चले। तो जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, ऐसे नहीं लिखिएगा। इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, बहुत आसान है। दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए बुआ, यहां पर हमने क्या लिखा, हमने यहां पर लिखा कि आप दुनिया का कोई भी ऐसा, इसको एग्जाम्पल से समझिए ध्यान से। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन यानी परिभाषा एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आता है। ठीक है, चलिए घबराइएगा नहीं, नोट्स जो है कॉपी किए इसलिए इसको रफ कर रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, ये है हमारे पास। ठीक है, कोई चिंता करने लगते, ठीक है, घबरा जाता है ऐसा कि गुरुजी नोट्स तो मिटा रहे, मिटा नहीं रही है हमारे पास। ठीक, यहाँ पेज घट गया है तो भोज का पत्ता और ले रहे हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए। अच्छा, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक तो है। यहां से पेज ले लेते हैं, 1 मिनट, फिर से पेज में जो है गड़बड़ हो गया, समास लिखा हुआ है, थोड़ा से एक पेज ज्यादा है, चल रहा है ना? अच्छा ठीक, चल तो रहा है। देखिए गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर पेज खत्म हो गया, यहाँ लिखा हुआ है समास, इसको लाल कर दीजिए। ठीक है, अब ठीक है, पढ़ाई है, फिल्म नहीं है, होता रहता है, इसको लाल कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से कॉपी करते हैं, नोट्स जो है इसको हम ठीक कर देंगे। चलिए चिंता नहीं कीजिए, हाँ रुक जाइए, पहले पेज को ठीक करने दीजिए, रीअरेंजमेंट। हुरु हुरु दबंग 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 हुरु हुरु दबंग 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 हुरु हुरु दबंग 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 हुरु हुरु दबंग लगे चट्टान देखे मैदान में आए, बाबुल की दुआ लेती जा, ससुराल में तुझको भी मल मिले। चलिए अब हो गया ठीक, हाँ इसको रफ करने दीजिए। कभी कभी दिल में, कभी कभी बोर्ड भी थक जाता है, समझे, लगातार रिकॉर्डिंग करने से। ठीक, तो होता रहता है, कभी कभी पेज गायब हो जाता है। चलिए अब ठीक हो गया। अब देखिए आराम आराम से, पेज बहुत ज्यादा है, घबराना नहीं। हमने बउआ रे संकेतवाचक में क्या लिखा कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करे, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करे। ठीक है,
पहला काम तभी होगा जब दूसरा काम होगा, ठीक है, या दूसरा काम तभी होगा जब पहला काम होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो, सहयोगी हो। जैसे अगर हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा कि आज आज बच्चे आज बच्चे आएंगे, आज बच्चे आएंगे तभी वर्ग का यानी क्लास का वर्ग का संचालन होगा। अब काफी हार्ड हो गया, संचालन होगा, आराम आराम से समझिए यहां पर क्या हमने लिखा। हमने लिखा कि आज बच्चे आएंगे तभी वर्ग का संचालन होगा, हमने बीच में तभी इस्तेमाल कर दिया। आप समझिए ध्यान से, इसमें दो काम हो रहा है। पहला काम क्या हो रहा है, बच्चे आएंगे, बच्चे के आने का काम हो रहा है। पहला काम क्या हो रहा है, बच्चे आएंगे यानी बच्चे के आने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, बच्चे आएंगे, बच्चे के आने का काम हो रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है कि वर्ग का संचालन होगा। किसका संचालन होगा, वर्ग का संचालन होगा। तो वर्ग का मतलब हो गया क्लास, संचालन मतलब हो गया क्लास चलेगा। तो इसका पूरा अपने भाषा में हिंदी क्या बना कि अगर बच्चा लोग आएगा तभी क्लास चलेगा। तो आपने देखा कि यहां पर एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है। जैसे दूसरा जो काम है वर्ग का संचालन होगा यानी क्लास चलेगा। कब चलेगा, जब बच्चा लोग आएगा। तो दो काम हो रहा है, एक क्लास चलने का, एक बच्चा आने का। तो जो दूसरा काम है क्लास चलने का, वो किस पे डिपेंड करता है, पहले काम पे। अगर बच्चे नहीं आएगा तो क्लास चलेगा, नहीं चलेगा। अगर बालकनी में बबीते नहीं आएगा तो नमस्कार होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो पहला काम दूसरे काम से रिलेटेड है, मतलब दोनों का एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर बच्चे आएंगे, ठीक है, आज बच्चे आएंगे, अगर बच्चे आएंगे तभी वर्ग का संचालन होगा। ये संकेतवाचक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया कि बच्चा क्लास तभी चलेगा जब बच्चा लोग आएगा। अगर बच्चा लोग नहीं आया तो दूसरा वाला जो काम है क्लास चलने का वो तो चलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया। ये क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है आपको हम आखिरी पढ़ाते हैं जिसका नाम है विधानवाचक वाक्य। क्या नाम है, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, क्या नाम है, विधानवाचक वाक्य। अब घबराइएगा नहीं, ये भी कॉपी है, आराम से इसको देख लेते हैं, चिंता नहीं कीजिए, कोई चीज यहाँ पे रफ नहीं हो रहा है, कॉपी कर लेते हैं। ओहो नौ किया रूहानी कहीं, नौ सजनी जवानी कहीं, जग घूमे बिमल जैसा न कोई। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। अब ये समझिए ये है क्या। तो जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया के होने का सामान्य बोध हो, सामान्य बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। 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 अब देखो बउआ, यहां पर हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा कि ऐसा दुनिया का कोई भी वाक्य, ऐसा दुनिया का कोई भी वाक्य जिसमें क्या हो, क्रिया के सामान्य होने का, मतलब क्रिया एकदम सामान्य, जनरल सेंटेंस हो। ठीक, क्रिया का मतलब क्या हो गया, आपके क्लास क्रिया नहीं, क्रिया का मतलब हो गया जिस सबसे किसी काम के होने का पता चले। तो क्रिया की सामान्य बोध हो, सामान्य मतलब एकदम जनरल सिंपल सेंटेंस हो, वो सब क्या हो जाएगा, विधानवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, विधानवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, विधानवाचक में आ जाएगा। जैसे आपको हमने पहले ही एग्जांपल दिया, जैसे हम लिखे रमेश विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय जाता है। अब यहां पर आप देखिएगा, आराम से देखिएगा इस चीज को
कि रमेश अपना विद्यालय जाता है, यहाँ कहीं भी क्वेश्चन वाला आपको पता चल रहा है? नो सर, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। रमेश विद्यालय जाता है, किसी की इच्छा है सर, उनके माता पिता की, लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, तो इच्छावाचक नहीं हुआ। विस्मयादि बोधक का पता चल रहा है? नो सर, नहीं पता चल रहा है। ठीक, संकेतवाचक का पता चल रहा है? नो सर, नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया? संदेह का पता चल रहा है आपको? नो सर, नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया बताइए? हाँ, ये क्या हो गया बताइए? ये जनरल सेंटेंस हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है समास। जिसका क्या नाम है? समास। चलिए अब हेडिंग आप लोग डालिएगा समास। संधि है समास की बंदी। ठीक है, आराम से समास समझिए। समास का भी बड़ा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा हसीन सा डेफिनेशन है, एकदम छोटा सा परिभाषा जो आपको पढ़ना है समास का। समास कहते किसको, ऐसा पहले समझिए। समास का बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक, सब खुश हो गया। विराट प्लस अनुष्का विरुष्का एक समास है। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, विरुष्का हो जाते हैं, तो वह समास कहलाते हैं। क्या होगा? वह समास कहलाते हैं। वह समास कहलाते हैं। अब आराम आराम से देखिए हमने क्या लिखा। सबसे पहले समझिए कि ये डिफिनीशन यानी परिभाषा तो आप लोग को बड़ा अच्छा ढंग से समझ में आएगा। एक यहां पर क्वेश्चन आप लोग उठाइएगा कि सर ये पद होता क्या है, कोई पोस्ट है क्या सर? तो पोस्ट नहीं है, पद जो है कोई पोस्ट नहीं है। समझिए पद होता क्या? पद का मतलब हुआ शब्द। सर पद का मतलब हुआ शब्द, तो यहां पर सर आपने शब्द क्यों नहीं लिखा? बताते हैं क्यों नहीं लिखे। जैसे हमने आपको एक कहा कि रमेश, ये क्या है? आपके नाम है। हम कहे वो शब्द है? यस सर शब्द है। लेकिन यही रमेश कोई अगर वाक्य में यूज हो जाए, जैसे हम कहें कि रमेश पढ़ता है, जैसे हमने कहा रमेश पढ़ता है। अब आपने देखा ये जो रमेश शब्द था ये एक वाक्य के साथ यूज हो गया। ठीक है, वाक्य में आकर क्या कर रहा है? वाक्य को कंप्लीट कराने में मदद कर रहा है। अब पढ़ने का काम तभी होगा जब रमेश पढ़ेगा। तो अब जो है वाक्य में आ गया शब्द, तब ये शब्द नहीं रहा, ये पद हो गया। अरे बाप रे, तो बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो समास का मतलब क्या हुआ? समास का मतलब ये हुआ, समास का मतलब क्या हुआ? तो समास का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक पद यानी वही प्रकार का शब्द आपस में मिलकर एक हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? समास कहलाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर रुक गया था। ठीक है, कंटिन्यू, एक मिनट देख लेते हैं। चल तो रहा, हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रहा है चल रहा है। वो शायद कहे ना 30-30 मिनट बाद झटका देता है, 33 हो गया है, यही टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब यहाँ भाई किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं रहता है। ठीक, हाँ टीमें को दिक्कत हो जाता है, और न बच्चा को दिक्कत है न टीचर को दिक्कत है। जो मैनेजमेंट होता है वो भूतनी वाला को बड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे ये पीपीटी में ये नहीं दिखा तो वो नहीं दिखा, पगला कहीं के। डीएम साहब का मीटिंग होता है, में से प्रेजेंटेशन गायब हो जाता है। ये तो क्या क्लासे तो चल रहा है, फिल्म थोड़ी है जो पूरा एकदम सज धज के फेयर लवली लगा के एकदम आना है। एक पेज मान लीजिए इसमें अगर कले जुड़ जाए, ठीक, अगर जनरले पेज एक जोड़ दें मान लीजिए, तो कोई दिक्कत है? उससे पढ़ाई में कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक, कंटेंट बोलता है। ठीक है मैनेजमेंट वालों, कंटेंट बोलता है ना कि पीपीटी। अब पीपीटी रहेगा सुंदर, अब मास्टर रहेगा हाँ बच्चों ये है, तो क्या मजा आएगा? कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक, आदमी में दम होना चाहिए और बच्चा में दम होना चाहिए। तो बच्चा में दम है, टीचर में भी दम है, तो हम दम दम दम। ठीक है, कोई कह रहा है सर आप यहाँ पढ़ा के मैनेजमेंट का बुराई कर देते। बुराई नहीं करते हम, जो सच्चाई है सो खड़ा होकर कहूं बोल देंगे। मुख्यमंत्री भी गलत कर रहा है बोलेंगे,
ठीक है। हम लोग के यहाँ तो मुख्यमंत्री आए थे हमारे गांव में, ट्यूबवेल, हम सामने से बोले कि सर ट्यूबवेल में पैसा सब खा गया, कौन कति बिगाड़ लिया मेरा, कोई नहीं बिगाड़ लिया, जो सच है सो सच है। ठीक है, वो बात नहीं होता है इधर उधर वाला बात। हम सब बिहार के ऐसे भी हम लोग हैं तो जनरल खुला दिल के। ठीक, चलिए, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक हो जाते हो तो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। अब सब खुश हो गया बाबू सोना वाला। अब देखिए, जैसे हमने लिखा राजा का बेटा, ये हमने लिखा राजा का बेटा। अब देखिए, राजा का बेटा नहीं, ये पुत्र सही शब्द रहेगा, राजा का पुत्र। अब आप जब इसका समास बनाइएगा तो आप देखिएगा राजपुत्र बनता है। कैसे बनता है ये आपको थोड़ी देर में हम बतलाने का कार्य करेंगे, घबराइए नहीं। पहले देखिए समास होता क्या है। तो आपने देखा कि यहां पर दो ठो पद था, यानी दो ठो शब्द था। आप बोलिएगा सर आप पगला हो गए, दो ठो शब्द कहां है? यहां तो सर तीन ठो है, बीच में का भी है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इंग्लिश में ईज एम आर होता है ना, उसी तरीके से ये सब हेल्पिंग वर्ब मानिए, इसको आपको काउंट नहीं करना है। ठीक, चलिए, तो राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। अब यहां पर क्या है, राजा जो है ये पहला पद हो गया, तो पहला पद जो होता है उसको हम पूर्व पद बोलते हैं। जी सर, दसवां में दो ही पद वाला आता है, और जो लास्ट होता है उसको हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। ठीक, और यहां पर यह तो एक पद हुआ, ये तो फुल सेंटेंस हो गया, माफ कीजिएगा फुल एक वर्ड हो गया। आपने देखा दो ठो वर्ड मिलके आपस में क्या बना दिया? एक ठो वर्ड बना दिया। ये क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। अब कैसे बना दिया ये आपको जो है हम आगे बतलाने का काम करेंगे। ठीक है, पहले समास आप समझ गए कि जब भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पद पूर्व पद हो जाएगा, लास्ट वाला उत्तर पद हो जाएगा, आपस में मिल गया और क्या कहलाया? समास कहलाया। अब समास में जो है, अब समास में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास डिफिनीशन हमको खुद लिखने का शौक रहता है, ठीक है, कि सारा डेफिनेशन परिभाषा हाथ से लिख लिख के समझाए, ज्यादा अच्छे से आता है। लेकिन इससे क्या होता है कि क्लास बहुत लंबा चला जाता है, बहुत ज्यादा लंबा। ठीक है, तो समास वाला टाइपिंग यहाँ पर पहली से कर दिया है, तो बहुत तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, पगला जैसा टाइपिंग कर दिया, समाल कहते हैं, समास होगा पगला। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, फोकस ऑन द माइंड। हमने यहां पर क्या बोला बउआ कि ऐसा जो भी समास जिसमें देखिएगा उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद मतलब बाद वाला वर्ड का ही वैल्यू होगा, वही तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब आपकी का सर कैसे कैसे वैल्यू होगा, सब बता रहे हैं। अभी के लिए मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि रे बउआ अभी के लिए आपको इतना ही सीखना है कि वैसा जितना भी समास जिसमें बाद वाला वर्ड का वैल्यू आपको दिखेगा वही क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा राजा का बेटा यानी राजा का पुत्र। जी गुरुजी, अब इसका बना राजपुत्र, कैसे बना है ये नेक्स्ट आपको सिखाएंगे, पहले समझिए कि तत्पुरुष समास कहते किसको। तो आपने क्या देखा कि इस समास में, अब समझिए, भागिएगा या थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा तो नहीं बनेगा। अब हम जो आप चीज समझना चाहते हैं वही चीज आपको समझाने जा रहे हैं, इसलिए वेट एंड वॉच, एकदम बने रहिएगा। ठीक है, क्लास में हमने क्या लिखा? राजा लिखा, यानी कि राजा पूर्व पद हो गया पहले वाला, और पुत्र हो गया उत्तर पद बाद वाला, और राजपुत्र ये तो पर्सनल एक पद हो गया, शब्द हो गया। अब इसमें आपने क्या देखा बउआ रे कि राजा का पुत्र ये बना समास राजपुत्र। तो राजा से क्या पता चल रहा है? राजा का मतलब हो गया किंग। जी सर, और पुत्र का मतलब हो गया सन। लेकिन जो नया वर्ड बना, जो नया वर्ड बना इसका मतलब सन ही होता है। सर राजपुत्र का मतलब सन थोड़ी होगा, प्रिंस होगा। बात एक ही है, बात एक ही। सर कैसे? राजपुत्र से भले राजा का है, उससे क्या मतलब? बेटे होने का पता न चल रहा है। जी सर, बेटे होने का ना पता चल रहा है। जी सर, अब मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस कहें कि राजपुत्र, राजपुत्र दिल्ली जा रहा है।
जा रहे हैं लिखे कि जा रहा है, दोनों चल सकता है, लेकिन जा रहे नहीं लिखेंगे, अभियो गुलामी, आजादी देश में भी गुलामी। कोई बुरा नहीं ना मान गया, हम लोग तो सब गरीब आदमी के बाल बच्चा है। तो राजपुत्र दिल्ली जा रहा है, ठीक, बिल्ली लाने जा रहा है, राजपुत्र दिल्ली जा रहा है। अब यहां पर ये देखिएगा बउआ आप, ठीक है, जा रहे हैं भी लिख सकते हैं, जिनको लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक, टेंशन को पेंशन लेने भेजिए, हम लोग राजा का बाल बच्चा है नहीं, हम लोग तो प्रजा के बाल बच्चा है। तो राजपुत्र दिल्ली जा रहा है, अगर ये वाक्य आपको हम बोलते तो इससे क्या पता चल रहा है, कौन दिल्ली जा रहा है इंडिगो के फ्लाइट से, राजपुत्र जा रहा है, राजा के कहीं जाने का पता चल रहा है, नो सर। अगर हम कहें राजपुत्र ने कांड कर दिया, ठीक, तो सजा किसको होगा, राजा को होगा कि राजपुत्र को होगा, राजपुत्र को होगा। तो जब हम राजपुत्र बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है राजा का बोध हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजा का बेटा का होने का पता चल रहा है, समझे, यानी राजपुत्र जो शब्द है उससे सिर्फ और सिर्फ बेटा का बोध हो रहा है, बेटा का पता चल रहा है, राजा का इसमें कोई लिंक नहीं है, ठीक। तो आपने क्या देखा कि ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद मतलब जब इसका पूरा समास बनाते हैं तो जो बाद वाला वर्ड है उसी का वैल्यू हो रहा है, ठीक है, जो बाद वाला वर्ड है उसी का वैल्यू होता है नया समास बनाने पे, यही तो व्याकरण का खेला है। राजा का पुत्र, राजा गया आउट हो गया, अब राजपुत्र हो गया, यानी कि राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र। अब राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बेटा, किसी का बेटा, भले वो राजा का उससे मतलब नहीं, राजपुत्र पढ़ा रहे हैं तो राजा पढ़ाने, राजा का कोई लिंक है या नहीं है, राजपुत्र काम कर रहा है, तो उत्तर पद की प्रधानता है। अब इसको बनाने के लिए आपको जो है ये मेन चीजें याद करनी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण में पर, ये जो बचपन से आप कारक चिन्ह रटते आ रहे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण में पर, ठीक, ये आपको याद करना होगा, ये याद है, वेरी वेरी गुड। अब देखिए, आप कहिएगा कि सर करण में भी से अपदान में भी से, दोनों में से कैसे पता चलेगा एग्जाम में, तो करण में का से पता चल जाएगा, अपदान में का भी पता चल जाएगा। अपदान में का से मतलब होता है अलगाव का बोध हो, जहां पर आपको लगे कि अलग हो रहा है, कोई चीज क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल दे, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से क्या हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो वृक्ष से में अपदान लगेगा। और हम कहे तुम कलम से लिखते हो, तो कलम से आदमी जो लिख रहा है उसका अलग होने का पता चल रहा है, नो सर, तो उसमें करण लगेगा, बहुत सिंपल। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बनाना सिखाते हैं, जैसे देखिए तत्पुरुष पे आधारित क्वेश्चन, जैसे आपको हमने कहा तत्पुरुष पे आधारित कुछ क्वेश्चन, जैसे आपको हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, आपको हमने यहां पर कहा पेज है, चलिए, आपको हमने कहा कि राज्यसभा, इसका समास तोड़ना है, राज्यसभा सांसद नहीं, वो राज्यसभा होता है, कि राज्यसभा और राज्यसभा इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक, 19-20 का फर्क नहीं, पूरा 19-20 लाख का फर्क है, ठीक है, चलिए 19-20 करोड़ों का फर्क है, हमरो आ जाए 19-20 करोड़ तो पढ़ाएंगे भी, राज्यसभा में बैठेंगे। सब समझ गया, पैसा लेके टिकट खरीद रहे हो, ऐसा बात नहीं है, और राज्यसभा में बना देगा, अभी हमारे पास मोटरसाइकिल है, वैसे जाएंगे तो अच्छा लगेगा, 20 करोड़ रुपया रहेगा तब ना गाड़ी उड़ी होगा, एसी हो जले लाइट डिम डिम डिम। राज्यसभा का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा किसको हम कहते हैं, तो जहां पे राजा का सभा लगता है, राजा का सभा। अच्छा, तो जब आप इसको तोड़िएगा शब्द को, तो आप देखिएगा, आप बीच में इसी सब चिन्ह का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं आता है तत्पुरुष समास में, कर्ता वाला तो आता ही नहीं है, ये बहुत कम, नहीं ही समझिए, या आप से का यूज कर सकते हैं, को का यूज कर सकते हैं, से कर सकते हैं, ठीक है, का के की कर सकते हैं, जैसे राज्यसभा, राजा का सभा, ठीक है, राज्यसभा राजा का सभा, ये कौन सा हो गया, का आया बीच में, राजा का, तो ये कौन सा, यही पहचानने के लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो का किसमें है, संबंध, तो आप लिखिएगा संबंध तत्पुरुष समास ये है। अब सर अलग एग्जांपल एक बताइए, जैसे देखिए
हमने लिखा धनहीन, हमने बउआ यहाँ पे लिख दिया धनहीन। अब धनहीन का मतलब क्या हो गया? धनहीन किसको आप कहिएगा? विद्याहीन किसको आप कहिएगा? तो आप कहिएगा धन से हीन, आप कहिएगा धन से हीन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? धनहीन। जो व्यक्ति धन से हीन हो, जिसके पास कोई धन दौलत नहीं हो। तो यहां से लगा है जी सर। तो आप आइएगा इसमें, इसी चार्ट में, तो आप देखिएगा गुरुजी यहां तो दो जगह से लगा हुआ है, करण में भी लगा हुआ है, अपदान में भी लगा हुआ है। दोनों में से क्या होगा बताइए? तो धन से हीन, धन से अलग होने का पता चल रहा है, तो अपदान हो जाएगा। ठीक है, तो यही था तत्पुरुष समास। अब द्विगु समास समझिए क्या होता है। द्विगु समास का मतलब होता है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो। पूर्व पद का मतलब समझे, पहला वर्ड संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची होगा। जैसे हम कहें, जैसे आपको हम कहें चौराहा, चौराहा किसको बोलते हैं? जहां पे चार रास्ते मिलते हैं, तो इसका टूटता है चार राहों का समूह। तो आप देखिएगा द्विगु में समूह या समाहार लगा होगा लास्ट में तोड़ने टाइम। तो सर कब समूह लगाना है, कब समाहार लगाना है? आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा जो आपको लगे वो लगाइए, जो वही लगता है। जैसे चार राहों का समाहार, उससे ज्यादा खूबसूरत है चार राहों का समूह, द ग्रुप ऑफ फोर वर्ड। ठीक है, जहां पे चार रास्ते आके मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आके मिल गए, एक रास्ता यहाँ आके मिल गया, एक यहाँ मिल गया, ऐसे मिल गया, इसको जो हम कहेंगे पॉइंट को, ये हो गया चौराहा। आप नहीं कहते चौराहा पे गए थे, चौक पे गए थे, वही चीज है। अच्छा सर ये बात है, तो चौराहा बहुत हर जगह खूब मिलता है, तो ये हो गया चार राहों का समूह चौराहा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसका जो पहला शब्द था, ठीक, चाहे आप यहां पर तोड़े हैं समास को, जब आप समास किए हैं तो या देखिए चार राहों का समूह, तो ये जो पहला शब्द है ये क्या हो गया? संख्या हो गया। ये पहला शब्द क्या है? एक संख्या है। तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। क्यों? क्योंकि पहला शब्द इसका क्या है? संख्यावाची है। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। द्विगु समास का मतलब हो गया कि जिसका पहला शब्द यानी पद जो भी बोलिए क्या हो? संख्यावाची हो। जैसे हम कहेंगे तिरंगा, हमने कहा तिरंगा, तो तिरंगा में क्या बनेगा बताइए? तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का, तीन रंगों का समाहार। तो आप कहेंगे गुरुजी यहां पर समूह यूज नहीं करेंगे, समाहार अच्छा लगता है इसलिए। तीन रंगों का समाहार, यानी तीन रंग आपस में मिल जाते, क्या बनाते? तिरंगा बनाते। तो ये सब किस में आ जाएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सभी पद की प्रधानता होती है। ठीक है, ये नहीं, सभी पद की प्रधानता होती है। पहले समझिए द्वंद्व समास कहते किसको है। द्वंद्व समास में क्या होता है? सभी पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? सभी पद की। चलिए, जैसे आपने तत्पुरुष समास में क्या देखा कि तत्पुरुष समास हम उसको कहेंगे जिसमें उसका बाद वाला का प्रधानता होगा। प्रधानता का मतलब हो गया कि उसका वैल्यू होगा। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो यहां पर पुत्र का ज्यादा वैल्यू हो रहा था। राजपुत्र में सिर्फ पुत्र का ही होने का पता चल रहा था। द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची हो, पहला पद। लेकिन द्वंद्व में क्या होगा? दोनों का समान वैल्यू होगा। जैसे अगर हम कहें राम और श्याम, राम और श्याम, तो आप यहां पर देखिएगा कि राम और श्याम में दोनों का वैल्यू है। कैसे? दोनों को भी आप कहीं यूज कर लीजिए। जैसे हम लिखें राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो यहां पर क्या है? राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि श्याम विद्यालय जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि राम विद्यालय जा रहा है। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, इसमें क्या हो गया? दोनों के विद्यालय जाने का बोध हो रहा है। लेकिन वहीं पे आपने तत्पुरुष समास में क्या देखा कि राजपुत्र दिल्ली जा रहे हैं, इसमें बस राजा के बेटा का दिल्ली जाने का बोध हो रहा है। राजा का कोई लिंक नहीं, उसको फ्लाइट में नहीं बैठाया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? पहचानने के लिए आप देखिएगा कि और लगाया जाता है बीच में, जैसे राम और श्याम, या आप देखिएगा या का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहे थोड़ा या बहुत,
जैसे थोड़ा या बहुत, तो इसमें हमने या लगाया, थोड़ा या बहुत में। क्यों? हम ये नहीं कह सकते थोड़ा और बहुत, तब कंफ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा और बहुत माने थोड़ा और बहुत नमक दो, तो पता नहीं चल रहा है थोड़ा दे कि बहुत दे। और हम कहेंगे थोड़ा या बहुत नमक दो, तो सामने वाला पार्टी पे डिपेंड करता है, थोड़ा भी दे सकता है, बहुत भी दे सकता है। ये बात हुआ। तो दोनों का आपने देखा, दोनों का वैल्यू है, अब सामने वाला पार्टी जाने। अब राम और श्याम विद्यालय दोनों जा रहा है, अब वहां किसकी पिटाई लगेगा वो आदमी समझे, सामने वाला जा तो दोनों रहा है। तो थोड़ा या बहुत, तो हर सेंटेंस में हम लोग माफ कीजिएगा वाक्य में देख के लगाएंगे, शब्द में देख के लगाएंगे कि कहां पर और लगाना है, कहां पे या लगाना है। लेकिन द्वंद्व समास का मतलब हुआ कि जिसमें दोनों पद की क्या हो, वैल्यू। ठीक है। उसके बाद जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि कर्मधारय समास किसको कहेंगे, तो आप एक ही बात कहिएगा कि पहला पद यानी पहला जो वर्ड है उसका वो विशेषण होना चाहिए, दूसरा जो वर्ड है उसका वो क्या होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो समझ गए कि पहला वर्ड विशेषण, दूसरा वर्ड विशेष्य। सर ये विशेषण विशेष्य है क्या चीज, पहले वो समझिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, हमने यहां पर आपको एक एग्जाम्पल लिखे, हमने लिखा क्रोधित किसान। यहां पर ये एग्जाम्पल हमने दिया क्रोधित किसान। अब ये जो क्रोधित है और ये किसान है, इसमें विशेषण विशेष्य क्या है, तो जिस शब्द से किसी की विशेषता बतलाई जाए, दुनिया का कोई भी शब्द लीजिए जिससे किसी की विशेषता बतलाई जाए, किसी के बारे में अच्छाई बताई जाए, बुराई बताई जाए, उसके बारे में कुछ बताया जाए। जैसे किसान क्या है, तो क्रोधित है, तो ये आपका हो गया विशेषण। अच्छा सर, और क्रोधित कौन है, किसान है, तो ये आपका हो गया विशेष्य। अच्छा सर, तो ऐसा जितना भी समास जिसमें पहला पद क्या हो, विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, वो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कर्मधारय समास। क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। जैसे, और इसको तोड़ने में हम लोग क्या करते हैं, तो है जो या रूपी का बीच में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें गुरुदेव, हाँ, अब गुरुदेव को तोड़ना हो तो हम लिखेंगे गुरु, और गुरु है जो देव, ऐसा नहीं कहेंगे, गुरु रूपी देव। तो आप देखिएगा जब भी आपको, आपसे तो एमसीक्यू में सवाल रहता है आपसे, तो जब भी देखिएगा बीच में रूपी लिखा हो, है जो लिखा हो, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये कर्मधारय समास है। जैसे गुरुदेव, गुरु रूपी देव, अब इसमें समझिए क्या है, जो भी पहला पद है ये विशेषण हो गया, देव जो है वो हो गया विशेष्य। कैसे, तो देव की विशेषता क्या है कि वो गुरु है। ठीक है, सब देव गुरु नहीं हो सकते, या सब गुरु देव नहीं हो सकते, तो देव की विशेषता क्या है, वो गुरु है। जैसे अगर हम कहें, जैसे आपको कहें एक और एग्जांपल से, जैसे कहें महावीर, महावीर में क्या है, महान है जो वीर। महावीर में बहुवीरी भी होता है लेकिन वो अलग ढंग से लिखा जाता है, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। महान है जो वीर वो लिखा जाता है महान, वो वहां भी आपको बताएंगे, यहाँ कंफ्यूजन में हो जाएंगे। बीच में है जो लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, कर्मधारय समास है। तो वीर की विशेषता क्या है कि वो महान है। हो सकता है वीर बुद्धिमान भी हो, अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर वीर विशेष से हो गया, इसकी विशेषता क्या है कि ये महान है। तो हम कहेंगे महावीर किसको कहेंगे, जो महान है जो वीर, तो ये टूट गया, ये आपका हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अब जो है आपको दो समास और पढ़ना है, अव्ययी भाव और बहुवीरी। ठीक, क्या पढ़ना है, अव्ययी भाव और बहुवीरी। ध्यान से देखिएगा, अव्ययी भाव और बहुवीरी। चलिए, हाँ, अब समझिए बहुव्रीहि समास कैसे कहते हैं। बीरी नहीं, वो जो गांव में सुलगाता है वो वाला बीरी नहीं, बहुव्रीहि, कि जिस समास का कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य का बोध होगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे बहुव्रीहि समास कहेंगे। बहुव्रीहि में आप क्या देखिएगा, जैसे आपने तत्पुरुष में देखा कि उत्तर पद यानी बाद वाला वर्ड का वैल्यू है, अरे गुरुजी,
आपने देखा कि दिगु में पहला पद संख्यावाची है, कर्मधारय में पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। ये बहुवीरी में कुछ अलगे का बोध हो जाएगा, न किसी पद का किसी शब्द का कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब समास बनेगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देते हैं, लंबा उदर है जिसका, इसमें लास्ट में जिसका जिसकी ये सब लगा रहता है, पहचानने का नियम है। वही ना कहे महान वीर है जो, महान वीर है, महान है जो वीर, तो कर्मधारय में चला गया। लंबा उदर है जिसका, अब लंबा का मतलब क्या हो गया, तेनु जान कसम में लंबा एक गाना चलता है, उदर का मतलब हो गया पेट, यानी लंबा का मतलब हो गया लंबा, उदर का मतलब हो गया पेट। लेकिन जब इसका हम समास बनाते हैं तो हम बोलते हैं लंबोदर, या आपने याद किया लंबोदर। तो आपने क्या देखा कि लंबोदर, लंबोदर किसको हम कहते हैं, सबको नहीं कहते हम, लंबोदर सिर्फ गणेश जी को कहते हैं, भगवान गणेश जी को कहते हैं। अब लंबोदर शब्द से न लंबा होने का पता चल रहा है। आप कहेंगे सर लंबोदर शब्द में तो लंब है, तो लंबा होने का तो सर पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। जैसे राजपुत्र था तो उसमें पर्सनल राज बेटा था, राजा का कहीं बोध हो रहा था, नो सर। तो लंबोदर में उदर का भी पता चल रहा है। हम लंबोदर क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे ये मार्कर लंबोदर है, ठीक है, वो बोल चाल में आप अपने दोस्त को बोल देते हैं, एक्चुअली में मतलब नहीं है। लंबोदर में लंबा उदर दोनों चीज आ गया, पर्सनल लंबा आया, नो सर। लंबोदर में उदर का अर्थ हो रहा है, नहीं, लंबा भी घुस जा रहा है। तो यह है क्या चीज, तो लंबोदर हम गणेश जी को कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, न लंबा का बोध हो रहा है फाइनल आंसर में, न उदर का बोध हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, गणेश जी के लिए कहा गया है। तो ये हो गया आपको बहुब्रीहि समास। जैसे एक समास है पीताम्बर, तोड़ के बताइए। पीताम्बर, पीताम्बर का क्या मतलब हो गया, पीला वस्त्र है जिसका, पीला अंबर या वस्त्र जो भी लिखिए, पीला अंबर है जिसका वस्त्र। पीला का मतलब क्या हो गया, पीला, अंबर का मतलब हो गया वस्त्र यानी कि कपड़ा, है जिसका। अब हम पीतांबर में, आप लोग कहते हैं पीतांबरी धोती, वो शुद्ध नहीं है। पीतांबर में पीला होने का पता चल रहा है, पीतांबर से सिर्फ पीला का पता चल रहा है, पीला का पर्यायवाची पीतांबर हो सकता है क्या, नहीं सर नहीं हो सकता है। अंबर का वस्त्र का पर्यायवाची पीतांबर हो सकता है, भले उसमें अंबर आ रहा है, लेकिन पीला अंबर दोनों का बोध हो रहा है। लेकिन हम पीला अंबर किसको कहते हैं, हम भगवान विष्णु जी को कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि इसमें कोई भी पद का वैल्यू नहीं है, किसी अन्य का बोध हो रहा है, किसी अन्य का पता चल रहा है, तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। अब जैसे देखिए आखिरी समास बचा आपका, वो है चलिए आखिरी समास आपका बचा जिसका नाम है अव्ययी भाव समास, ठीक, जो आपको 10th में पढ़ना है। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी, यानी जो पहला वाला वर्ड होगा उसी का प्रधानता वैल्यू होगा, और पूर्व पद जो है वह अव्यय होगा। और आप में से बहुत बच्चे अभी अव्यय ही नहीं जानते हो कि सर अव्यय कहते किसको है। तो समझिए पहले अव्यय का मतलब, अव्यय का मतलब है जो कभी नहीं बदलता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आप देखिएगा हम कुछ एग्जाम्पल यहां पर चिपकाते हैं, रुकिए पहले समास का एक खाली पेज लाने दीजिए, रुकिए, खाली पेज की कमी। अब देखिए खाली पेज की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर वही बात हम बोलेंगे कि तो कोई फिल्म है नहीं, तो पता नहीं चलता रहता है ना कि इसको कॉपी कर लिया, फिर इसी को पता नहीं चलता रहता है। अब जैसे अभी हमको सोच रहे कि अव्यय बता देते हैं, आप रिकॉर्डेड है, लाइव रहता तो आप लोग बोल देते चैट बॉक्स में कि हाँ सर ये तो बेसिक चीज है याद है, लेकिन नहीं, अगर किन्हीं को नहीं पता हो तो उनके लिए फायदा हो जाएगा, देख लीजिए। अव्यय कहते किसको है पहले ये समझिए, तब ये जाके अव्यय भाव समझ में आएगा। अव्यय आपको हमने क्या समझाया, पहले एग्जाम्पल लिख देते दो तीन, उसी से समझा देते। राहुल कब पढ़ता है, ये हमने लिखा। उसके बाद है गीता
कब गाती है। यह हमने लिखा। बंदे लोग घुस गए सामान लेके आओ। लड़के कब जाते हैं, लड़के कब जाते, ये हमने लिखा। 3 वाक्य यहां पर लिखे। अब इस तीनों वाक्य में आप एक खास चीज देख रहे होंगे कि पहले वाक्य में जो करता है, जो जाने का काम कर रहा है, जैसे अपना राहुल है, वो क्या है, तो पुल्लिंग है, जी गुरुजी। गीता है, वो क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, जी गुरुजी। ये दोनों एक वचन का है, जी गुरुजी। लड़के लोग पुल्लिंग तो है, लेकिन लड़के लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो बहु हो गए, बहुवचन हो गए। जी गुरुजी ये भी वचन है। चलिए, लड़के कब जाते हैं। आपने क्या देखा कि जब पुल्लिंग था तो पढ़ता है, स्त्रीलिंग में अगर इस्तेमाल करते गीता कब पढ़ती है। सब कुछ बदल गया, लेकिन आपने एक वर्ड देखा, एक शब्द देखा, कब, ये नहीं बदल रहा। ये लड़की के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लड़का के लिए भी हो रहा है, बहुवचन के लिए भी हो रहा है। ये क्या हो गया, अव्यय हो गया। अव्यय ऐसे शब्द होता है जिसमें किसी भी लिंग धातु विभक्ति, तो संस्कृत में धातु विभक्ति आ जाएगा, लिंग वचन का कोई भेद नहीं होता है। जैसे हम लड़का के भी बोल सकते हैं कि आप लोग कब आओगे, लड़की को भी बोल सकते हैं आप लोग कब होमवर्क बनाओगे। बहुवचन के लिए बोल सकते पूरा स्कूल कब होमवर्क बना के दोगे, तो कब जो है एक अव्यय है। अव्यय भाव समास का वही कहानी है। अव्यय भाव समास में क्या है कि इसका जो पूर्व पद है, पहले वाला पद, वो क्या होगा, एक अव्यय होगा और उसी का वैल्यू होगा, उसी से जो है पूरा शब्द का वैल्यू हो जाता है। जैसे समझिए ध्यान से, एक एग्जांपल है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं नगर, तो नगर का मतलब क्या हो गया, शहर, बड़ा शहर। जैसे मान लीजिए यही अपना पटना है, और इसके बगल में छोटे छोटे नगर, छोटे छोटे बसे हुए शहर। छोटे शहर का मतलब आप देखिएगा हर बड़े शहर के बगल में छोटा छोटा शहर रहता है, इसी के रेडियस में रहता है कि नहीं रहता है, जी सर। जिसको ना आप गांव कह सकते हैं ना शहर कह सकते हैं, ठीक है, सेमी अर्बन एरिया उसको बोला जाता है। अब समझिए ध्यान से, अगर हम नगर बोले, जी सर, तो आप हमें कहां ले जाइएगा, पटना यहां पे ले जाइएगा, जी सर। और इसी के आगे हम एक अव्यय लगा देते हैं जो है उप, जी सर। अब हम आपको उपनगर बोले, उपनगर का मतलब हुआ डेपुटी शहर। ऐसा तो होता नहीं है, डेपुटी सिटी आप कह सकते हैं, क्या है, ऐसा तो होता नहीं है डेपुटी शहर नाम का कोई बला, लेकिन हम आपको सिंपल बोलते हैं कि हमें उपनगर जाना है, तो अब आप हमको नगर नहीं ले जाएंगे। उपनगर का मतलब हो गया जो शहर में छोटे छोटे सेमी अर्बन एरिया है, वहां आप हमें ले जाएंगे। तो आपने क्या देखा, नगर का तो मतलब हुआ था बड़ा नगर, बड़ा शहर, लेकिन जैसे ही उसके आगे उप जोड़ दिए, कहानी खत्म। अब इसका कोई पते नहीं चला। जैसे हम बोले नगर में जमीन है, आ 40 लाख का कट्ठा। अब हम बोले कि उपनगर में जमीन है, आप बोलेगा 10 लाख का कट्ठा, बगल वाले एरिया में ज्यादा दाम होगा, एक जनरल भाव बता रहे हैं, ये है। चलिए, अब ब्रोकर थोड़ी है जो सही सही बता दे, जी सर, कमीशन काट के बता रहे। उपनगर, अब आपने देखा कि जो पहला पद है इसका, जो हमने लिखा पूर्व पद, उसी का वैल्यू है। आगे उप लगाने से पूरा नगर क्या हो गया, छोटा हो गया, उसका वैल्यू घट गया। और पूर्व पद अव्यय भी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अव्यय भाव समास हो गया। अब जैसे उपनगर है, तो उपनगर का क्या मतलब होता है, उपनगर का मतलब होता है नगर के समीप, यानी नगर के पास, तो हम कहेंगे उपनगर, ठीक है। ये चीजें हो गया, ठीक। चलिए, तो अव्यय भाव तो क्लियर हो गया। और होमवर्क आप लोगों का क्या रहेगा, सो यही बता देते हैं। होमवर्क रहेगा कि नोट्स ले लीजिएगा, उसको पकड़ के एक बार रिवीजन कीजिएगा। तो रिवीजन जरूरी है, पढ़ना है नोट्स को 2 टाइम, ठीक है, 2 बार जो है पढ़ना है नोट्स को। बालवीर के भाषा में लिख दिया, आप नोट्स को पढ़ना नहीं, पढ़ना नोट्स को आप। और उसके बाद है अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न लगा लेना है, हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बड़ा वाला थैंक यू, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।